उसने जब दोस्ती निभाई तो दिलो जान से हर काम को पूरा किया, लेकिन जब दुश्मनी निभाने पर आया तो उसने सामने वाले की जान लेने में अपनी तरफ से कोई कसर भी बाकी नहीं रखी। हम बात कर रहे हैं अंडरवर्ल्ड में दाऊद इब्राहिम के बाद नंबर 2 की पोजीशन पर आने वाले डॉन छोटा राजन की। आज हम आपके सामने छोटा राजन के एक ऐसे ही कारनामे की इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं जिसे जानने के बाद आप डेफिनेटली इस बात पर यकीन कर लेंगे कि छोटा राजन ने दाऊद इब्राहिम को अपनी हैसियत का एहसास करा दिया था। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में बिल्कुल आखिर तक। आज हम आपको मुंबई के जिस दौर में लेकर चल रहे हैं, उस समय तक मुंबई पुलिस ने अंडरवर्ल्ड की नींद हराम कर रखी थी। मुंबई पुलिस क्राइम को टॉलरेट करने की बजाय सीधे सीधे अपराधियों और गैंगस्टर्स का एनकाउंटर कर रही थी। मुंबई पुलिस की इस एनकाउंटर स्ट्रेटेजी ने बड़े पैमाने पर माफियों को या तो मुंबई छोड़ने पर मजबूर कर दिया था या फिर वो अपराध के चक्कर में दुनिया छोड़ गए। बड़े बड़े डॉन पुलिस के एनकाउंटर के डर से विदेशों में शिफ्ट हो चुके थे, लेकिन शायद मुंबई पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन इस बात को पूरी तरह से नहीं जानता था कि कहीं ना कहीं अंडरवर्ल्ड अब भी क्राइम की आग में सुलग रहा है। मुंबई अभी विदेश में बैठे अपराधियों के इशारे पर अपराध का शिकार हो रही है। जिस मुंबई में कभी सोने की स्मगलिंग होती थी, आज वहां पर व्हाइट ड्रग्स स्मगल की जा रही थी। विदेश में बैठे डॉन अपने लोगों के जरिए ड्रग्स का धंधा चला रहे थे और मोटा माल कमा रहे थे। मुंबई का फेमस काला घोड़ा एनकाउंटर का मामला ऐसे ही ड्रग की एक स्मगलिंग के मामले से जुड़ा हुआ था। यह घटना जब मुंबई का काला घोड़ा का एरिया की है। सुबह सुबह ये पूरा इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। ये गोलियां पुलिस वैन पर बरसाई जा रही थी। पुलिस की जो गाड़ी अपनी सिक्योरिटी में गिरफ्तार किए गए लोगों को लेकर जा रही थी, वही दिन दहाड़े बीच सड़क पर अंधाधुंध फायरिंग का शिकार हो रही थी। वैन में मौजूद पुलिस वाले भी अपनी अपनी जगह जान बचाकर भाग खड़े हुए, लेकिन गाड़ी में बैठे हुए मुजरिम मौत की घाट उतार दिए गए। इसके बाद अटैकर पब्लिक की भीड़ के बीच गायब हो गए। दोस्तों, हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए। फिलहाल आपने जिस घटना के बारे में जाना है उसे मुंबई क्राइम हिस्ट्री में काला घोड़ा शूटआउट के नाम से जाना जाता है। पुलिस की जांच में ये बात निकलकर सामने आई कि इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए शूटर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से आए, लेकिन ये हत्याकांड बेसिकली दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन के आपसी झगड़े के रिजल्ट के तौर पर सामने आया। मुंबई पुलिस को इस बात का भी पता चला कि ये हत्याकांड जिस मास्टरमाइंड के इशारे पर हुआ है, उसके तार उत्तर प्रदेश की आपराधिक दुनिया से जुड़े हुए हैं। इस पूरे घटनाक्रम को समझने से पहले इसके पीछे के पूरे सर्कमस्टेंसेस को जान लेना जरूरी है। मुंबई में छोटे बड़े गैंग के बीच जब गैंगवार होने लगी और सड़कों पर खून बहने लगा, तो पुलिस की आए दिन किरकिरी होने लगी, जिससे तंग आकर पुलिस ने अपनी तरफ से अपराध पर लगाम कसी और अपराधियों का दनादन एनकाउंटर करना शुरू किया। पुलिस के इस एक्शन से अपराधियों के मन में बैठा डर उन्हें सताने लगा। सभी को ये लगने लगा कि एक न एक दिन पुलिस उनका भी एनकाउंटर कर देगी। इस सिचुएशन से बचने के लिए बड़े बड़े डॉन एक एक करके देश के बाहर सेटल हो गए, जिनमें दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन, छोटा शकील, अबू सलेम जैसे नाम है। मुंबई पुलिस में भी उन पुलिस कर्मचारियों का नाम सामने आने लगा जिन्होंने अपराधियों के एनकाउंटर करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। प्रदीप शर्मा, दया नायक, विजय सालस्कर जैसे पुलिस कर्मचारी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर अपनी पहचान बना चुके थे। ये पुलिस की एनकाउंटर वाली नीति का ही नतीजा था कि मुंबई से अंडरवर्ल्ड का सफाया हो गया और लोग चैन की सांस लेने लगे। लेकिन मुंबई के बाहर बैठे गैंगस्टर्स आपस में उलझ रहे थे, एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे थे। इतना ही नहीं, वो एक दूसरे के लोगों को मार रहे थे। इन लोगों के बीच का ये खूनी खेला देश के साथ साथ विदेश में भी हो रहा था। थाईलैंड, दुबई, मलेशिया जैसे देशों में भी दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन के लोग एक दूसरे का खून बहा रहे थे, एक दूसरे की जान ले रहे थे। इन लीगल ड्रग्स के स्मगलिंग के काम को मुंबई में छोटा राजन बड़े ही सिस्टमैटिक तरीके से चला रहा था। छोटा राजन को नाना के नाम से भी जाना जाता था। मुंबई में एजाज पठान उसके काम को देखा करता था। छोटा राजन मलेशिया में अपना गिरोह बनाकर रहता था और वहीं से मुंबई में भी अपने काले कारनामों को कंट्रोल करता था। काला घोड़ा एनकाउंटर मामले के पीछे की इनसाइड स्टोरी ये थी कि एजाज पठान ने 50 लाख के एक बड़े ड्रग के कंसाइनमेंट को ड्रग पैडलर अमजद खान और हिमांशु चौधरी को दे दिया। डील फाइनल हो चुकी, स्मगलिंग का माल भी दोनों को दिया जा चुका था और बदले में दोनों ने एजाज पठान को 50 लाख रुपए देने का वादा किया। लेकिन जिस वक्त पैसा देने की बात हुई, एजाज पठान को पैसा नहीं मिला।
बात अगर यहीं तक रहती तो कोई बात नहीं थी। इन दोनों ने तो ना तो एजाज पठान को पैसे दिए और ना ही इनकी देने की नीयत थी, बल्कि ये तो उल्टा छोटा राजन के दुश्मन गिरोह डी कंपनी में जुड़ गए। इसके बाद तो इन लोगों को सबक सिखाने की बनती थी और एजाज पठान ने डिसाइड किया कि वो इन दोनों का गेम बजा डालेगा। मुंबई शहर में बढ़ते ड्रग्स के इस्तेमाल और युवाओं में नशे की लत को देखते हुए नारकोटिक्स डिपार्टमेंट और पुलिस एक्टिव हो गई। उसने ड्रग पैडलर्स और स्मगलर्स को पकड़ना शुरू किया। इसी ड्यूरेशन में मुंबई पुलिस को इस बात का इनपुट मिला कि 50 लाख के ड्रग्स का एक बड़ा कंसाइनमेंट मुंबई में आने वाला है। पुलिस ने अपना जाल बिछाया और इस 50 लाख के ड्रग्स के कंसाइनमेंट के साथ अमजद खान और हिमांशु चौधरी दोनों को पकड़ लिया। ये इन्फॉर्मेशन एजाज पठान को मिल चुकी थी। उसने छोटा राजन से कांटेक्ट किया, छोटा राजन को सारी सिचुएशन बताई। इसके बाद इन दोनों ने मिलकर अमजद और हिमांशु को टपकाने का प्लान बनाया। ये डिसाइड किया गया कि इन दोनों को पुलिस की कस्टडी में ही निपटाया जाएगा, ताकि दाऊद इब्राहिम और उसके लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि छोटा राजन से पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। छोटा राजन ने इसके लिए यूपी में अपने कनेक्शन को यूज किया। उस समय यूपी के प्रयागराज में जफ्फर सुपारी और राजेश यादव छोटा राजन के लिए काम करते थे। इन दोनों का काम था छोटे शहरों से नए लड़कों को छोटा राजन की गैंग में भर्ती करना। दोनों का पुलिस कस्टडी में ही गेम बजाने की सारी प्लानिंग सेट हो गई। इन दोनों के लिए शूटरों को सुपारी दी जा चुकी थी, लेकिन ये काम आसान नहीं था। मुंबई पुलिस को स्कॉटलैंड यार्ड से कंपेयर किया जाता था, जो अपराधियों को एनकाउंटर में जरा भी देर नहीं करती थी। उसकी कस्टडी में 50 लाख के कंसाइनमेंट के साथ पकड़े गए 2 ड्रग्स पैडलरों को टपकाना था। फाइनली जिन लोगों को ये काम करना था उनको मुंबई भेज दिया गया। जिस रूट से पुलिस हिमांशु चौधरी और अमजद को लेकर कोर्ट लेकर जाने वाली थी, उस रूट की कई बार रैकी की गई। इतना ही नहीं, इन दोनों को टपकाने के बाद शूटर कौन से रास्ते से और किस तरीके से वहां से बचकर भागेंगे, इसकी भी पूरी प्लानिंग की गई। पूरी श्योरिटी के साथ प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने की तैयारी की गई। इस मामले में दोनों अंडर ट्रायल क्रिमिनल्स को कई महीनों से मुंबई की आर्थर रोड जेल में रखा गया। आज यानी 16 अक्टूबर साल 2006 के दिन पुलिस को इन दोनों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना था। आर्थर रोड जेल से पेशी पर जाने से पहले डॉक्टर ने इनको एग्जामिन किया। डॉक्टर की तरफ से ओके रिपोर्ट मिलने के बाद पुलिस की एक वैन इन दोनों को लेकर अदालत जाने वाले रास्ते की तरफ चल पड़ी। पुलिस वैन के कोर्ट पहुंचने से पहले काला घोड़ा चौक पर अचानक पुलिस की गाड़ी के सामने एक दूसरी गाड़ी आकर खड़ी हो गई और उसने आगे के रूट को ब्लॉक कर दिया। सामने वाली कार से हथियार बंद लोग उतरे और उन्होंने पुलिस वालों को एक तरफ करके पुलिस वैन पर अंधाधुंध फायर करना शुरू कर दिया। ये फायरिंग तब तक चलती रही जब तक कि शूटरों को इस बात का यकीन नहीं हो गया कि अंदर बैठे दोनों कैदी यमलोक पहुंच चुके हैं। अपना काम खत्म करने के बाद सारे के सारे शूटर पब्लिक के बीच भीड़ का फायदा उठाकर गायब हो गए। आसपास खड़ी भीड़ इस तमाशा को चुपचाप देखती रही। भीड़ के बीच पुलिस वैन में दोनों कैदी मारे जा चुके थे और उनके शरीर से रक्त बह रहा था। इस घटना की सूचना पुलिस के आला अधिकारियों को दी गई, लेकिन इसके पहले कि पुलिस के बड़े अधिकारी वहां पर पहुंचते, मीडिया की एक टीम वहां पर पहुंची और यह खबर मीडिया की सुर्खियां बन गई। इस घटना से पहले एक आम मुंबईकर को लगता था कि अब अंडरवर्ल्ड खत्म हो गया है और वो बेखौफ होकर जिंदगी जी सकते हैं, लेकिन इस घटना के बाद उनको ये लगने लगा कि एक बार फिर अंडरवर्ल्ड सक्रिय हो गया है। वो दोबारा मुंबई को पुराने दिनों में ले जाने की कोशिश करेगा। वहीं मुंबई पुलिस की भी इस मामले को लेकर जमकर किरकिरी हुई। जब इस मामले की जांच हुई तो मुंबई पुलिस को पता चला कि इस मामले में प्रयागराज उत्तर प्रदेश के खान मुबारक, जफर सुपारी, बच्चा पासी, राजेश यादव जैसे खतरनाक अपराधी शामिल हैं। खान मुबारक को छोड़कर बाकी तमाम गैंगस्टर्स पुलिस की गिरफ्त में आ गए, जबकि खान मुबारक प्रयागराज की ही जेल में बंद था। बीते समय में उसकी जेल में ही बीमारी से मौत हो चुकी है। आज की तारीख में निहाल कुमार और बच्चा पासी राजनीति में सक्रिय हैं। साल 2007 में इसका नाम इलाहाबाद की कचहरी में हुई लूट की वारदात में भी शामिल हुआ। इसके अलावा एक हत्याकांड में भी उसका नाम सामने आया, पर साल 2007 में ही वो बहुजन समाज पार्टी की टिकट लेकर चुनाव लड़कर पार्षद बन गया। साल 2012 में इसने अपनी पत्नी रंजिता को चुनाव लड़ाया और उसे पार्षद बनाया। इसके बाद ये लगातार उस सीट से पार्षद का चुनाव जीतता आया है। पॉलिटिक्स और क्राइम का ये कनेक्शन दुबई और फॉरेन भागने वाले क्रिमिनल से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इनके आगे पुलिस और पूरा सिस्टम भी बेबस हो जाता है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।